प्लीज कम। संत रंजन जी, जी सर। आपने बीटेक किया है 13 में, जी सर। फिर एमटेक किया है 17 में, तो बीच में कोई जॉब की है क्या? जी सर। कौन सी? सर मैं बाबू बनारसी दास इंजीनियरिंग कॉलेज में लेक्चरर काम कर रहा हूँ। क्या पढ़ाते थे वहाँ पे आप? सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और फिर 2017 से क्या कर रहे हैं? 2017 से एक साल मैंने सर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट गोरखपुर में आई असिस्टेंट प्रोफेसर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। फिर इसके पश्चात मैं तैयारी कर रहा हूँ। आपका ऑप्शनल क्या है? इतिहास। ओके, तो इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल तो है सब्जेक्ट वहाँ पे, वो क्यों नहीं लिया जब आप पढ़ा भी चुके हैं, एमटेक भी कर चुके हैं? सर जब मैं जीएस की तैयारी कर रहा था तो उस समय इतिहास मुझे काफ़ी अच्छा लगता था पढ़ने में। ओके। तो इस कारण से दूसरा कारण ये था कि इसका सिलेबस काफ़ी मैच करता है जीएस के। अच्छा। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैंने देखा कि इसमें बहुत करीब 48 सब्जेक्ट हैं इसमें। तो उसकी बहुत डिटेल में पढ़ाई करनी पड़ती है, इसीलिए मैंने। ओके। आपके फादर एग्रीकल्चर में है? जी सर। एग्रीकल्चर के कोई भी 3 रीज़न बताओ कि इंडियन एग्रीकल्चर जितना सोचा था हमने 5 ईयर प्लान में, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी, वो उस ऊंचाइयों को क्यों नहीं छू पाया, या फिर क्या और पहले 3 कमियां, कोई 3 रीज़न? सर सबसे पहली बात तो हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम। तो रीज़न, क्वेश्चन ये है, प्रोडक्टिविटी कम क्यों है? उसके रीजन में सर हम ग्रेन्स तो लेते ही हैं क्रॉप से, और उसका रेसिड्यू उसको खेत में जाना चाहिए था, हम उसको भी कंज्यूम कर देते हैं। और कंज्यूम करने के बाद अगर हम उसका मान लीजिए अपनी गायों को खिलाया तो गायों का काउडंग जाना चाहिए था खेतों में, वो नहीं जा पा रहा है। तो जिससे हमारे मृदा में ह्यूमस की कमी हो गई, जो सबसे मुख्य कारण है। अच्छा। इसके अलावा सर नंबर 2, जोतों का आकार बहुत छोटा है, जिससे किसान इतना नहीं प्रोड्यूस कर पाता है कि वो अपना भरण पोषण कर सके आसानी से। क्यों? पर टोटल एरिया तो उतना ही है। अगर 10 फार्मर्स हैं, छोटा छोटा है, तो भी टोटल एरिया तो उतना ही रहेगा ना इंडिया का। तो उसमें क्या डिफरेंस आया अगर साइज छोटा है? सर साइज छोटा होने से हम उसका मेकनाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्या दिक्कत आती है? सर छोटे साइज में किसान बड़ी मशीनों को खरीदना उसके लिए काफ़ी कॉस्टली हो जा रहा है, या हाई अच्छी वैरायटी के सीड लेना वो काफ़ी महंगा हो जा रहा है, इस वजह से वो नहीं कर पा रहा है। ओके। और जो रीसेंट इशू है एग्रीकल्चर में प्रोटेस्ट का, फार्मर्स का, जी उसके बारे में बताइए कुछ। सर किसान इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि उनको लगता है कि उनकी एमएसपी बंद हो जाएगी समय के साथ। और इसके अलावा उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि इससे उनका जो मॉडल एग्री जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में उनके खेत गिर भी हो सकते हैं, और उन्हें लगता है कि इससे उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाएगा। एमएसपी क्या होता है? सर एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, जो फसल की बुआई से पहले सरकार घोषित करती है कि हम इस दर पर किसानों से खरीदेंगे, इंडिकेटिव प्राइस है। समझा। एक बार और बताइए कि कितना खरीद सकती है एमएसपी में सरकार ये? सर खरीदने का तो कोई लिमिट नहीं है, चाहे तो सरकार पूरा खरीद सकती है, लेकिन उसको जितनी पीडीएस के लिए आवश्यकता होती है उतना ही सरकार खरीदती है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जब आया था एग्रीकल्चर में, उससे कुछ फायदा हुआ था? एग्रीकल्चर काफी फायदा हुआ था। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड जो थे, उससे कृषि में मेकनाइजेशन बढ़ा, किसानों को उर्वरक मिलने शुरू हुए, और बड़ी बड़ी सिंचाई सुविधाएं बांध बनाए गए, जिससे उससे प्रोडक्शन बढ़ा था। जी सर। तो फिर उससे नुकसान क्या हुआ? सर उससे नुकसान ये हुआ कि हम सिर्फ खाद्यान्न फसलों, मुख्य रूप से धान और गेहूं पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, जिससे हमारी क्रॉप डाइवर्सिटी नहीं हो पा रही। सॉइल की फर्टिलिटी पे क्या हुआ इफेक्ट? सर अगर क्रॉप पैटर्न हम नहीं बदलेंगे तो हमारी सॉइल इनफर्टाइल हो जाएगी धीरे धीरे, और ऐसा इस समय देखा जा रहा है। दूसरे सर इससे हमारे हंगर इंडेक्स पे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए ये बताइए, आपने प्रेफरेंस डाली है फर्स्ट डिप्टी कलेक्टर,
सेकंड है पंचायती राज सेक्शन 1। पंचायती राज क्या होता है? सर गांव पे जो ग्राम सभाओं को मिला करके पंचायत बनती है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो शासन का मतलब पंचायत लेवल में जो शासन का तरीका होता है। किस अमेंडमेंट में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था? सर 92 और 93 अमेंडमेंट। वो तो ईयर बता रहे हो आप, 92 और 93 तो ईयर है। जी सर, 72 एंड 73 अमेंडमेंट है 1990। मैंने एक तो पूछा है केवल, अभी मैंने अर्बन नहीं पूछा ना, पंचायती राज पूछा है, तो वो आपको याद है कुछ? आपने ये सेकंड चॉइस क्यों दी है? डिप्टी कलेक्टर चलो समझ में आता है। सेकंड चॉइस सर खंड विकास अधिकारी है। अच्छा ठीक है। क्या काम होता है बीडीओ का? सर बीडीओ विकास प्रशासन की धुरी है। ये ग्रामीण विकास को, सारी ग्रामीण विकास की योजनाओं को बीडीओ लागू करता है। थैंक यू सर। संत रंजन जी, आप अंबेडकर नगर से बिलोंग करते हैं, तो अंबेडकर जी के बारे में कुछ बताएंगे? मैम अम्बेडकर जी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक इक्वालिटी, महिलाओं के उत्थान, लेबर के कंडीशन में सुधार को लेकर के काफ़ी, इकोनॉमिक्स में काफ़ी योगदान दिया। सामाजिक इक्वलिटी की बात जहाँ तक करते हैं, तो उन्होंने शूद्रों के ऊपर किताब लिखी है, उसका नाम बता सकते हैं? मैम एक लिखी आपका जाति का समूह विनाश। शूद्रों की उत्पत्ति वगैरह या शूद्रों की स्थिति से रिलेटेड भी है? जी मैम, उन्होंने लिखी ओरिजिन ऑफ शूद्राज। ये बताइए, ये शूद्राज आया कहाँ से? शूद्र आया कहाँ से? शूद्र शब्द कहाँ से आया? शूद्र किसे कहते हैं? मैम शूद्र किसे कहते हैं ये तो कहीं डिफाइंड नहीं है, लेकिन जो वर्षों से चली आ रही परंपरा है जिसमें हम एक पर्टिकुलर समुदाय को उसके कार्यों के आधार पर घृणित मान के उससे हम छुआछूत करते हैं, उसे वो शूद्र कहते हैं। ये परंपरा के बारे में आप जानते हैं, जहाँ से स्टार्ट हुआ ये, जिसको आप वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जी तो इसके बारे में कुछ बता पाएंगे? मैम मनु संहिता इसके बारे में काफ़ी कठोर है। और नहीं, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति कहाँ से ये माना जाता है कि वर्ण व्यवस्था में चारों जो वर्ण हैं आपके, कौन कौन से वर्ण हैं आपके? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो इनकी उत्पत्ति के बारे में कहीं एक जगह लिखा हुआ है आपके ग्रंथ में, किसी ग्रंथ में लिखा है, उस ग्रंथ का नाम पता है? मैम स्टार्टिंग ऋग्वेद में कहाँ पे? मैम पुरुष सूक्ता में लिखा तो इस हुआ है। पुरुष सूक्त को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? जी मैम। क्यों, क्या है पुरुष सूक्त, क्यों है ये? मैम पुरुष सूक्त में कहा गया है कि आदि पुरुष ब्रह्मा ने अपने मस्तिष्क से ब्राह्मण को, भुजाओं से क्षत्रियों को, जंघे से शूद्रों को, वैश्यों को, और पैरों से शूद्रों को उत्पत्ति किया। तो ये साइंटिफिकली तो इसको हम सही नहीं मान सकते, सिंबॉलिक ही है। तो फिर इसको एक्सप्लेन करिए कि क्यों मस्तिष्क सिर से कहा गया उन्हें, और पैरों को से शूद्रों को क्यों कहा गया? मैम मस्तिष्क से इसलिए कहा गया कि ब्राह्मण का कार्य शिक्षा देना, समाज के भौतिक कार्य को करना है। क्षत्रियों का काम है वो देश की सुरक्षा करें, और वैश्यों का काम है वो समाज में व्यापार को बढ़ाएं और लोगों का भरण पोषण करें, और शूद्रों का काम है इन तीनों वर्णों की सेवा करें। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट था वर्ण व्यवस्था, आप जैसे कह रहे हैं कि ब्राह्मणों का काम है डैश डैश डैश, क्षत्रियों का काम है जो भी है, वैश्य का काम जो भी है, इस कॉन्सेप्ट पे वर्ण व्यवस्था बना था कि इसके अपोजिट कॉन्सेप्ट पे बना था कि ये कार्य जो कर रहे हैं वो ब्राह्मण होंगे, या ये कार्य जो कर रहे हैं वो क्षत्रिय होंगे? कौन से कॉन्सेप्ट पे था? मैम शुरुआत में कार्यों के आधार पर विभाजन हुआ, और ऋग्वैदिक काल तक तो कार्यों के आधार पे इवन यहाँ तक था कि एक व्यक्ति यह कहता है कि मैं मतलब यज्ञ करता हूँ, मेरी माता चाकी पीसती है, पिता मुझी, कुछ इस तरीके से था। तो उस समय कार्यों के आधार पर था वर्णन। फिर धीरे धीरे इसमें जटिलता आ गई और हमने जन्म के आधार पे ही वर्ण व्यवस्था। आप कह रहे कि ऋग्वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही आपको जो शूद्र आते हैं
उनकी बहुत ही बुरी स्थिति बाद में एक्सप्लेन कर दी गई है। तो वैदिक काल में कर्म के आधार पे यदि था तो ये कब आया, विकृत स्थिति कब आई इसकी? मैम उत्तर वैदिक काल से ही जन्म के आधार पे इसका स्थान, जब उत्तर वैदिक काल से जन्म से धीरे धीरे शुरू हुआ, लेकिन फिर भी उत्तर वैदिक काल में समाज में शूद्रों की स्थिति अच्छी थी। धीरे धीरे आकर के जब से सामंतवाद का उत्थान हुआ तब से धीरे धीरे आकर के शूद्रों की स्थिति काफी दयनीय हो गई। हम तो ये कहेंगे कि जब सामंतवाद उदय हुआ गुप्तों के पीरियड के समय, और जब हम और जाएंगे तो शूद्रों की स्थिति थोड़ी सी अच्छी कर दी गई है। तो कैसे अच्छी हो गई? शुरुआत में तो बुरी हुई, शुरुआत में अच्छी रही, फिर बीच में गड़बड़ हुई, फिर गुप्ताज में आई तो थोड़ी सी अच्छी हुई, बहुत अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा उनकी स्थिति को वैश्यों तक पहुंचा दिया गया। क्यों, इसके पीछे कुछ कारण है? मैम जब उत्पादन के अवसर बढ़ने लगे तो उसमें हमें फैक्ट्री, मतलब जो भी उस समय के उत्पादन कार्यशाला होती थी, उसमें कार्य करने के लिए हमें लोग लेबर की आवश्यकता थी। तो उस लेबर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने शूद्रों को भी कुछ ऊपर स्टेटस देना शुरू किया, जिससे वो भी कार्य में शामिल हो सके। ठीक है सर, थैंक यू। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त। क्यों कहते हैं? सच में मेरे अनुसार तो समुद्रगुप्त, नेपोलियन को भी भारत का समुद्रगुप्त कहना चाहिए, क्योंकि समुद्रगुप्त ने अपने पूरे जीवन काल में एक भी युद्ध नहीं हारा, जबकि नेपोलियन एक दो युद्ध हारा भी। तो युद्ध के आधार पर नेपोलियन। समुद्रगुप्त का कोई अभिलेख है? कहाँ पर है? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, ठीक है। ये बताइए कि आपको क्यों प्रशासनिक सेवा में लिया जाए? 2 अच्छे गुण अपने बताइए। सर मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं परजीवरन से मेरे अंदर, जब मैं कोई काम ठान लेता हूँ तो मैं उसको तब तक करता रहता हूँ जब तक वो पूरा नहीं हो जाए। मेरे अंदर एम्पैथी भी है सर, लोगों को समान। तो ऐसा लगता है कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को ऐसा होना चाहिए कि कुछ ठान ले तो वो करके ही दम ले? सर कार्य उचित होने चाहिए, और अगर बीच में हमें फीडबैक मिलता है कि ये कार्य समाज को अनुचित या अहित पहुंचा सकता है तो हमें उसको त्याग देने में भी अच्छा। ये गांधी जी भी यही करते थे सर, वो कोई कार्य ठानते थे, लेकिन अगर उन्हें लगता था कि ये कार्य अनुचित है तो बीच में उसको छोड़ देते थे। हम कैसे मान लें कि आप हार्ड वर्किंग हैं? सर मैं अभी भी आज भी 2-3 बजे रात तक पढ़ता हूँ। ये मैं कैसे मान लूँ? सर मैं आपके सामने साक्षात्कार दे रहा हूँ, इसका प्रथम प्रमाण तो यही है। मैंने सर बीटेक एमटेक भी किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी रहा हूँ सर, तो ये सब कुछ उपलब्धियाँ हैं सर। थैंक यू सर। संत रंजन जी, आप अम्बेडकर नगर से हैं, जी सर। तो इस जिले का नाम पहले कुछ और था कि शुरू से अम्बेडकर नगर इसका नाम है? सर ये 1995 तक तत्कालीन फैजाबाद जनपद का पार्ट था। 1995 में इसको प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टिकोण से इसको एक नया जनपद के रूप में निर्माण किया गया। अम्बेडकर नगर। फैजाबाद का भी नाम बदल दिया गया है, जी क्या नाम हो गया फैजाबाद का? इस वर्तमान नाम फैजाबाद का अयोध्या है। किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया क्या है? उत्तर प्रदेश का अगर नाम मुझे उत्तम प्रदेश करना हो, कौन करता है, उसकी प्रक्रिया क्या है? सर ये नाम बदलने की फाइनली प्रक्रिया संसद और राष्ट्रपति के द्वारा कंप्लीट की जाती है। इसमें राज्य सरकार भी इनिशिएट कर सकती है आर्टिकल नंबर 3 के तहत, और केंद्र सरकार भी इनिशिएट कर सकती है। अगर केंद्र सरकार इनिशिएट करती है तो राज्यों के पास सहमति के लिए भेजती है, और उस सहमति को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। फिर इसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर संसद से अप्रूवल के बाद नाम चेंज हो जाता है, गृह मंत्रालय नोटिफाई कर देता है। राज्य सरकार भी परिवर्तित कर सकती है? जी सर। उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो परिवर्तित कर सकती है, जी। वो क्या करेगी? सर उत्तर प्रदेश सरकार अपनी विधानसभा में इसको पास कराएगी स्पेशल मेजॉरिटी से, फिर इसको सूचित मतलब गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा रिपोर्ट, गृह मंत्रालय फिर संसद से परमिशन देगी, इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। नोटिफाई कर देगी गृह मंत्रालय।
पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है? याद है कुछ? नहीं याद है। भाग 9 का 9 में है। 9 का 9 का 9A में है, पार्ट 9 में है। सर पार्ट 9 देखिए, सॉरी 9A में क्या है? 9 में सर नगर पालिका। नगर पालिका है। और आपने बताया कि 73वें संविधान संशोधन से लाया गया था। तो जब 73वें संविधान संशोधन से आया था तो पार्ट 9 कैसे है? पार्ट 9 पहले नहीं था क्या? था सर। तो फिर सर पहले पार्ट 9 में जो बी कैटेगरी के स्टेट होते थे, जिसमें रजवाड़ों की स्टेट शामिल थे, उनको शामिल किया गया था। तो उसे सबसे पहले इसको संशोधित करके हटा ही दिया गया था। फिर पार्ट 9 खाली था। पार्ट 9 खाली था। शाबाश। हॉबीज क्या है आपकी? सर लोगों को सांपों के बारे में अवेयर करना और कुकिंग करना। सांपों के बारे में अवेयर करना। कुकिंग क्या बनाते हैं आप? सर दाल चावल। और कुछ नहीं बनाते हैं? नहीं सर, और भी बना लेता हूँ, लेकिन चूंकि मेरी कुकिंग हॉबी मेरी आवश्यकताओं के कारण शुरू हुई थी, तो मैं सर बाहर रह के पढ़ता था, तो मैं दाल चावल बनाने से बना लेता था। तो केवल दाल चावल बनाने से हॉबी हो गई? हॉबी का मतलब आपको और ये तो आप अपनी एक्सपेरिमेंट करने आवश्यकता चाहिए। पूर्ति कर रहे हैं। जी जी। सर और शुरू में हॉबी और आवश्यकता पूर्ति दोनों दो चीजें हैं। अच्छा बताइए, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? कुकिंग थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, बताइए। सुना है कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है? खाने में जो ऊर्जा की क्वांटिटी होती है उसे कैलोरी बोलते हैं। कितने खाने में? सर मनुष्य एक स्वस्थ व्यक्ति को 2400 कैलोरी ऊर्जा देनी चाहिए। वो तो ठीक है, हम आपको एक दूध का ग्लास दें, हम आपसे कहें इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बताइए, कैसे बताएंगे आप कैलोरीफिक वैल्यू उसकी? सर उसकी एक प्रक्रिया होती है, लेकिन मुझे इसकी मालूम नहीं है सर। माइक्रोवेव ओवन सुना है आपने? कुकिंग करते हो कभी चावल बनाए ओवन में? गैस पे ही बनाए? अच्छा। अजीनोमोटो क्या होता है ये तो बता दो। ठीक है। सुना है अजीनोमोटो? खाना बनाते हो क्या कभी? चाइनीज बनाए, चाउमीन बनाई है? चाइनीज चाउमीन बनाई है सर। अजीनोमोटो क्या होता है? इंडियन चाउमीन बनाई है, इंडो चाइनीज। मैंने यूज नहीं किया सर। चलिए, तो सांपों को आप कैसे मतलब पकड़ते हो कि खाली वीडियोस देखते हो सांपों के पकड़ने के? सांपों के बारे में लोगों को बताते हो? क्या हॉबी में आप क्या क्या करते हैं आप? सर एक्चुअली ये एक डर से शुरू हुआ था। मेरी मदर को सांप ने काट लिया था, तो पूरा परिवार सर काफ़ी परेशान हो गया था। तो हम अपने गांव में देखते हैं सर कि लोग जैसे सांप काटा तो ओझा गुनी के पास लेके चले जाते हैं, तो इससे लोगों की डेथ हो जाती है। तो मैं लोगों को बताता हूँ जैसे अगर काट ले तो हॉस्पिटल आपको जाना है, फॉल्स बाइट है कि एक्चुअल बाइट है, विषैला सांप ने काटा है कि नॉन वेनिमस स्नेक ने काटा है, ये सब बताता हूँ कि उनको जैसे किसी कार्य में लोग इन्वॉल्व होते हैं तो सांपों को काटने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप लोगों को जागरूक करते हैं कि अगर सांप काट ले तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए। जी सर। तो आप पहचान लेते हैं कि अगर स्नेक बाइट है तो आप पहचान लेते हैं कि वो डेडली है कि नॉन डेडली है? कैसे पहचानते हैं? सर जो वेनिमस स्नेक होते हैं उनके जो 2 फैंस आगे वाले होते हैं, अगर सांप वेनिमस स्नेक ने काटा है तो केवल आपको या तो एक दांत लगा होगा या 2 दांत लगा होगा। और अगर नॉन वेनिमस स्नेक ने काटा तो उसका एक पूरा पैटर्न होता है गोल सा, उसमें कई दांत लगते हैं, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, अगर आप एक एंटीबायोटिक आपको और टिडबाइट का इंजेक्शन आपको लगवा लेना चाहिए। और सांपों से तो सबसे ज़्यादा मौत का कारण हार्ट अटैक होता है, तो उनको आराम से शांति बनाए रखें, गहरी सांस लें। और अगर वेनिमस स्नेक है तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, वहाँ एंटीवेनम सीरम लगवाना चाहिए, और जब डॉक्टर आपको अनुमति दें तो वहाँ खाना है। जो सरकार ने कोविड वैक्सीन लगाई है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं हम नहीं लगवाएंगे, इसके पीछे क्या कारण है? लोगों को क्यों भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर? आपने लगवा ली वैक्सीन? नहीं सर, मैं शायद 3rd फेज में आऊँगा। ठीक है।
लोगों को इसके परिणाम के बारे में भी अनिश्चितता है। ऐसा लोग समझ रहे हैं कि शायद इसका साइड इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है, एक ये कारण है। दूसरा, मैंने एकदम से अफवाहों को भी सुना है कि लोग हमारे यहाँ की कुछ कम्युनिटी ऐसा महसूस कर रही है कि कहीं इसमें सुअर वगैरह का ब्लड यूज हुआ है, प्लाज्मा। तो ये एक अफवाह है सर। महात्मा गांधी जी के बारे में भी आपने बताया था, तो वो धर्म को राजनीति के साथ जोड़ना पसंद करते थे। तो इससे आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट प्रभावित होता है, जैसे धर्म की राजनीति होने लगती है इससे? ऐसा आपको लगता है, महसूस होता है महात्मा गांधी ने जो धर्म को राजनीति से जोड़ा था, ये सही है या नहीं सही आपके? महात्मा गांधी का जो धर्म था वो नैतिकता है। महात्मा गांधी ने नैतिकहीन राजनीति को एक मिथ्या कहा। उनके अनुसार अगर हम धर्म का पालन नहीं करेंगे तो ऐसी राजनीति सिद्धांतहीन होगी, और सिद्धांतहीन राजनीति हमारे समाज को काफी चोट पहुंचाएगी। उनका धर्म का आशय कभी भी पंथ नहीं था, वो सारे धर्मों को बराबरी के साथ सम्मान देते थे, और उसी अनुसार हमारा धर्म निरपेक्ष होना चाहिए। गांधी जी के ऊपर सरल कभी भी धर्मांध होने का आरोप नहीं है। दूसरी चीज, जैसे आपने सुना होगा कि जब भी कभी साइक्लोन आते हैं तो हमारा पूर्वी तट जो है वो ज़्यादा प्रभाव, मतलब उस पर ज़्यादा असर होता है। जैसे बंगाल में लोग ज़्यादा भयानक होंगे, या आपके उड़ीसा तट पे भयानक होंगे, पश्चिमी तट पे उतने भयानक नहीं होते हैं। तो ऐसा क्या कोई रीजन है इसका? क्या रीजन हो सकता है? होते हैं, हम ये नहीं कह रहे भयानक नहीं होते हैं, कंपेरेटिवली काफ़ी कम होते हैं। बताइए सर, हमारे पूर्वी तट का जो समुद्र है वो एक खुला समुद्र उसको मिल जाता है, चाहे इसलिए चक्रवात काफ़ी डेवलप हो जाता है, जबकि हमारे पश्चिमी तट घिरा हुआ बंद क्षेत्र में है, इसलिए वहाँ पे चक्रवात की इंटेंसिटी कम होती है। दूसरा कारण सर कि बंगाल के खाड़ी का समुद्र का तापमान थोड़ा ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू पश्चिमी हमारे जो समुद्र है। तीसरा कारण, हमारी जो पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं वो चक्रवात से सुरक्षा प्रदान कर देती हैं जब चक्रवात तट से टकराता है, जबकि पूर्वी घाट में इस तरीके की उनको पहाड़ियाँ नहीं। अगर एकदम सब चीज़ें समान कर दो, सारी सिचुएशन समान है, तब भी पूर्वी तट पे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी और पश्चिमी तट पे कम। बताइए सर, फेरल के नियम के अनुसार चक्रवात चूंकि अपने दाएं हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में, तो इसी नाते भी सर पूर्वी तट को ज़्यादा ही नुकसान पहुँचेगा। पूरब से पश्चिम की तरफ जाता ही है, पूरब पश्चिम से ठीक है। थैंक यू बेटा साहब, थैंक यू वेरी मच।